वेलकम स्टूडेंट्स। माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम 2023 के फिज़िकल साइंस का सजेशन का सेकेंड पार्ट है, जिसमें मैं केमिस्ट्री का सजेशन बता रहा हूँ। केमिस्ट्री यानी चैप्टर 8 जो है वो कई छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ है और टोटल इसमें से 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। ग्रुप डी में 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो कहाँ से पहले इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ये इसका ब्लूप्रिंट है, चैप्टर 8 यहाँ केमिस्ट्री है। तो एक यहाँ से शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। एक यहाँ से है जो बॉन्डिंग चैप्टर है, ठीक है, बॉन्ड का चैप्टर है, संयोजक। इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन लेबोरेटरी एंड इन इंडस्ट्री, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। मेटलर्जी यानी जो मेटल का बारे में है, धातु के बारे में, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। और लास्ट में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी लॉन्ग क्वेश्चन टोटल है 1, 2, 3 और 4। बॉन्ड से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है 3 मार्क्स का, और मेटलर्जी से, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है चैप्टर 8 का, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो है स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखिए, आधुनिक आवर्त नियम लिखना है हिंदी में, ठीक है। हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स है, यानी कितने आवर्त है, और कितने ग्रुप्स है, कितने वर्ग है हिंदी में। दूसरा है एक्सप्लेन द कंट्रोवर्सी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का जो पोजीशन है, मकाम या स्थान है, वो लिखना है। कंट्रोवर्सी यानी मतनाज़ा पोजीशन या मकाम, या विवादित मकाम स्थान, यानी हाइड्रोजन जो अलग अलग ग्रुप में है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। एक तो हो गया एल्कली मेटल्स के साथ ग्रुप 1 में है, और दूसरा है ग्रुप 17 में है, ठीक है, हेलोजेंस के साथ, वह लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी आर 6, 8 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। 3 एलिमेंट है, 3 अनासिर हैं या तत्व हैं, और जिनका एटॉमिक नंबर जो है या परमाणु संख्या जो है, एक का 6 है, एक का 8 है, एक का 10 है। अब इसके बारे में लिखना है। नंबर 1, विच एलिमेंट हैज़ हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी बरकी मनफीफन या विद्युत ऋणात्मकता है। दूसरा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट सी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट सी है, आंसर सी, या जो तत्व सी है, इसका क्या पोजीशन होगा, क्या मकाम या स्थान होगा। नंबर 3, विच वन इज़ स्मॉलेस्ट इन साइज। इनमें से किसका साइज सबसे छोटा होगा, किसका आकार सबसे छोटा होगा, ओके। नंबर 4, व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी या आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, ओके। अरेंज बी बेरिलियम बोरॉन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इन चारों एलिमेंट को, तत्व को जो है, इनके बढ़ते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से सजाना है, ठीक है। यानी जिसका सबसे कम है उसको पहले लिखना, फिर उसके बाद इस तरह से। नंबर 5, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, या विद्युत ऋणात्मकता। हाउ डज इट चेंज एलोंग पीरियड एंड ग्रुप्स। ये पीरियड और ग्रुप्स में किस तरह से चेंज होता है, यानी बढ़ता है या कमता है, इसको लिखना है, ठीक है। पीरियड्स में यानी आवर्त में, और ग्रुप्स यानी वर्ग में, ठीक है। नंबर 6, राइट विथ एन एग्जाम्पल व्हाट इज़ मीन्ड बाय पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के पीरियोडिक प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ लिखना है। तत्व के आवर्ती गुण से क्या आप समझते हैं। मेंशन 1 प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट पीरियोडिक। ऐसा एक प्रॉपर्टी लिखना है या गुण लिखना है जो कि पीरियोडिक नहीं है। तो ये जो है इसका एक आंसर है कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो आपका पीरियोडिक नहीं होता। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी, रेडियो एक्टिविटी को हिंदी में परमाणु सक्रियता कहते हैं। तो उसके बाद जो अगला जो पार्ट है वो है चैप्टर 8 का इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, हिंदी में विद्युत एवं रासायनिक अभिक्रिया।
तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? तीव्र विद्युत अपघटे और दुर्बल विद्युत अपघटे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हिंदी में। गिव एग्जाम्पल के साथ या उदाहरण के साथ लिखना है। नंबर 2, what products are obtained at the cathode and anode when electrolysis of acidified water is carried out with platinum electrodes। कहा जा रहा है एसिडिफाइड वाटर यानी तेज़ाब मिले हुए पानी या अम्लीय जल को जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड या प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की मदद से जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, ठीक है, बर्फ पाशीदगी या अपघटन किया जाता है, तो कैथोड और एनोड में कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है यानी मिलता है, कौन कौन सा यानी गैस, कौन कौन सा गैस वहाँ पर बनता है, ये लिखना है कैथोड पर और एनोड पर। वाई एसिडिफाइड वाटर इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्योर वाटर। और जो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है बर्फ पाशीदगी या अपघटन, तो उसमें जो है प्योर पानी के जगह में तेज़ाब मिला हुआ पानी क्यों यूज़ किए जाते हैं? ठीक है, शुद्ध जल की जगह में अम्लीय जल क्यों व्यवहार किया जाता है? ओके। नंबर 3 है व्हाट इज़ वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या है? वाई डीसी करंट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस या बर्फ पाशीदगी में या अपघटन में जो है डीसी करंट या डीसी विद्युत क्यों इस्तेमाल किया जाता है, व्यवहार किया जाता है? नंबर 4, व्हाट आर यूज्ड एज कैथोड एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आयरन स्पून विथ निकल। कहा जा रहा है लोहे के एक चम्मच पर अगर निकल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाए तो कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, आयरन के एक चम्मच पर, लोहे के एक चम्मच पर निकल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे यानी विद्युत लेपन, जिसको हम लोग बरकी मलमाकारी उर्दू में कहते हैं। करने के लिए कैथोड के तौर पे क्या लेंगे हम, एनोड में क्या लेंगे, एनोड के हिसाब से किसको लेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट या अपघटे के तौर पे क्या लेंगे? ठीक है, तो देखिए जब ऐसा किया जाता है जिस चीज़ का हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है उसको हम लोग कैथोड के हिसाब से लेते हैं। जैसे लोहे के चम्मच का हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो लोहे के चम्मच को हम लोग कैथोड के हिसाब से लेंगे। और किसका करना है, निकल का परत चढ़ाना है, ठीक है, तो निकल को हम लोग एनोड के तौर पे लेंगे। और जिस चीज़ का हम परत चढ़ा रहे हैं, निकल का परत चढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर लेपन कर रहे हैं, तो फिर निकल का ही कोई हमें एक इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा, जैसे निकल सल्फेट लेंगे। इसका ये तीनों आंसर है। नंबर 5 है व्हाट इज़ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किसे कहते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यानी विद्युत शुद्धिकरण। इसको हम लोग कोई एक जो है मेटल, जैसे आपका कॉपर हो गया, तांबा हो गया या फिर एल्युमिनियम हो गया, जिसको हम लोग रिफाइन करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं। देख लेंगे बुक में आप। वाट आर यूज्ड एज कैथोड एंड एनोड फॉर प्यूरीफाइंग कॉपर। कॉपर को प्यूरीफाई करने के लिए, खालिश करने के लिए या शुद्ध करने के लिए कैथोड और एनोड के हिसाब से किसको लिया जाएगा? ठीक है, तो देखिए ऐसा करने के लिए जो होता है, जिसको हम लोग को प्योर करना है, यानी हमको कॉपर को अगर हमें प्योर करना है तो फिर हम कॉपर जो है, कॉपर को हम लोग एनोड के हिसाब से लेंगे, जो कि प्योर नहीं है, यानी जो इम्प्योर है, प्योर नहीं, उसको एनोड के हिसाब से लिया जाता है, और प्योर कॉपर को कैथोड के हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नंबर 6, राइट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेंशनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। एल्युमिनियम को किस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी किस तरह से निकालते हैं, एल्युमिनियम का निकासी या निष्कर्षण किस तरह से करते हैं, और उसका प्रोसेस को लिखना है इन बातों को लेकर। क्या क्या ए में है, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करेंगे, ठीक है, आप घटिए कौन सा यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोड्स क्या क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोड्स यानी एनोड और कैथोड क्या क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, और रिएक्शन सेट एनोड एंड कैथोड, और एनोड और कैथोड में कौन कौन सा रिएक्शन होगा या विक्रिया होगा उसको लिखना है। ओके, ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन द लेबोरेटरी एंड इन इंडस्ट्री, जिसमें हमें बहुत सारा गैस और एसिड बनाना होता है, ये उसका पार्ट है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन हिंदी में
तो इसमें 2-3 एसिड है और 2-3 गैस है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इस बार वो है सल्फ्यूरिक एसिड, जो दोनों के लिए आने का चांस है माध्यमिक या हाई मदरसा एग्जाम में। पहला है राइट डाउन विथ इक्वेशंस द प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से तैयार किया जाता है, उसका प्रिंसिपल यानी उसूल और उसका इक्वेशंस यानी उसका जो मसावात है उसको लिखना है। ठीक है, यानी संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन कैसे होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, वो लिखना है। नंबर 2 डिस्क्राइब विथ इक्वेशंस द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। यूरिया को हम लोग इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर किस तरह से हम लोग करते हैं वो हमें लिखना है। यूरिया का उत्पादन हम लोग कैसे करते हैं इसका इक्वेशन के साथ लिखना उसका तरीका। ठीक है, समीकरण के साथ, मसावात के साथ। नंबर 3 है राइट द कंडीशंस एंड बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स के तरीका से एमोनिया किस तरह से तैयार किया जाता है उसका कंडीशन, उसका शर्त लिखना है। ठीक है, यानी अभिक्रिया के शर्त, और बैलेंस इक्वेशन लिखना, उसका समीकरण वगैरह लिखना है। नंबर 4 है राइट डाउन विथ इक्वेशन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस या कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। ओस्टवाल्ड प्रोसेस या इसको कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। उस तरीका से नाइट्रिक एसिड किस तरह से तैयार किया जाता है उसका इक्वेशन लिखना है और प्रोसेस भी लिखना है। ठीक है, और नंबर 5 इसमें हाउ नाइट्रोलिम कैन बी प्रिपेयर्ड। नाइट्रोलिम कैसे तैयार किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। मेंशन इट्स यूज़, इसका इस्तेमाल क्या है, प्रयोग क्या है, तो इसको खाद के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये नाइट्रोजन से नाइट्रोलिम बनता है। ठीक है, वहाँ देख लेंगे आप नाइट्रोजन में। और जो आखिरी पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ठीक है, इल्म कीमिया में, तो ये पार्ट इसमें से क्या का इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से आइसोमेरिज्म आ सकता है, फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। व्हाट इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, समवायिता किसे कहते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल देना है। ठीक है, अभिक्रियाशील समवायिता का एक एग्जांपल। और नंबर 2 है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विथ एग्जांपल। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, एग्जांपल के साथ लिखना है। अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं, उदाहरण समेत लिखना। कन्वर्ट C2H5OH टू C2H4। ठीक है, ये एथानॉल है, एथानॉल से आप C2H4 यानी एथिलीन किस तरह तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये इथानॉल वाला आप देखेंगे, इथानॉल का रिएक्शन वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख लेंगे। नंबर 3 राइट द कंडीशंस एंड इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन विथ हाइड्रोजन। एसिटिलीन का हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन करते हैं उसका कंडीशन और इक्वेशन दोनों लिखना है। ठीक है, शर्त और उसका इक्वेशन समीकरण दोनों लिखना है। यानी एसिटिलीन C2H2, इससे हम लोग जब हाइड्रोजन का रिएक्शन करेंगे तो फिर ये आएगा हमारा C2H6, यानी ये क्या आएगा, ये इथेन आएगा। ठीक है, तो ये भी बोल सकता है, ये भी हो सकता है। और इसके साथ माध्यमिक एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एक आ रहा है, तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि जैसे मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ C2H4O2। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, यानी कार्बनिक यौगिक है, उसका जो मॉलिकुलर फार्मूला है, आणविक उसका फार्मूला जो है वो है C2H4O2 है। द कंपाउंड इज सोलूबल इन वाटर। ये कंपाउंड जो पानी में हलपजीर है, यानी पानी में घुलनशील है। एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ NaOH, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, सोडियम एसीटेट इज फॉर्म, तो सोडियम एसीटेट बनता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा। ठीक है, यौगिक, कार्बनिक यौगिक क्या होगा, तो देखिए एसीटेट, सोडियम एसीटेट बनता है, तो ये जो है ना, ये एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला होगा, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। फिर आगे इसी से रिलेटेड है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। उस रिएक्शन का उस केमिकल रिएक्शन का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन लिखना है। वाई मेथाइल मार्काप्टन इज मिक्सड विथ LPG। LPG के साथ, ये अलग से क्वेश्चन ऐड किया मैंने कि LPG के साथ मेथाइल मार्काप्टन क्यों यूज़ किया जाता है। जैसे हमें पता है LPG में तो कोई भी इसका ये नहीं होता है, बू नहीं होता है ना, स्मेल नहीं होता है, तो उसमें मेथाइल मार्काप्टन मिला देने से उसका
स्मेल आता है जिससे पता चलता है गैस लीक कर रहा है नहीं कर रहा है पता चल सकता है। एंड लास्ट एक क्वेश्चन मैंने दिया, राइट द नेम्स ऑफ वन नेचुरल पॉलीमर। एक नेचुरल पॉलीमर का एक एग्जांपल लिखें, ठीक है। पॉलीमर यानी बहुलक हिंदी में। तो नेचुरल पॉलीमर में क्या हो सकता है, जैसे कि ये हो सकता है हमारा जो ये बाल है ये भी एक नेचुरल पॉलीमर है, या आप जूट भी बोल सकते हैं, वो भी नेचुरल पॉलीमर है। एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यानी जो सड़ने गलने वाला है, ठीक है, पचनशील। तो ऐसा एक पॉलीमर जैसे जूट, कागज बोल सकते हैं, ठीक है। और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखे जैसे यूरिया, इस तरह का कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया सजेशन कंप्लीट ग्रुप डी का लॉन्ग क्वेश्चन का। इसका PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिजिकल साइंस एग्ज़ाम।